अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अलीनिक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए जनाब, क्योंकि आज है जुम्मा और जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अयाम। आज के दिन आपको एक रिमाइंडर देती हूँ, वो ये है कि कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खास तौर पर एहतमाम कीजिएगा और आज के दिन दुआएं कबूल होती हैं। खुसूसी तौर पर पूरी उम्मत मुसलमान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ख़ास तौर पर जो इस वक्त कंडीशंस चल रही हैं स्मॉग के हवाले से, उस पर आपको एक अलर्ट छोटा सा यही देंगे कि एहतियात करते रहिए, क्योंकि स्मॉग में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मुसलसल ख़राबी की तरफ जा रहा है, यानी मुज़र सेहत है। 483 अभी का चल रहा है लाहौर में और इसके अलावा 500 से ऊपर बहुत सारी जगहों पर जा चुका है। तो बस ये आप ये समझें कि अभी आपने एहतियात करनी है और ये महीना आपका ऐसे ही गुजरेगा एहतियात के साथ ही। और अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए। मेजर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर था वो 4 सिटिंग्स के बाद मुअत्तल हुआ और फिर दोस्त ममालिक की जानिब से मुज़ाकरात को जारी रखने का कहा गया, जिसके बाद फिर 5वीं सिटिंग हुई, 5वां दौर हुआ और इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात पर रात गए खबर यह आई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक हो गया है। तुर्क वजारत खारजा का एलामिया था, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के नुमाइंदों ने इस्तांबुल में इजलास मुनक्किद किए और मुज़ाकरात का मकसद इस जंगबंदी को मजबूत बनाना था जो दोहा में तय पाई थी। अमल दरामद के मजीद तरीक़ाकार पर गौर व होश और फैसला इस्तांबुल में 6 नवंबर को इजलास में किया जाएगा। तमाम फरीक़ैन ने एक मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तेफाक किया जो अमन के तसलसल को यकीनी बनाएगा। बिल्कुल, मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सजा आयद करेगा और तुर्की और कतर ने दोनों फरीकों की फाल शिरकत पर इत्मीनान का इजहार किया है। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इयादा किया गया। इस पर पाकिस्तान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ है। पाकिस्तान की रियासत, क़यादत और अवाम की तरफ से अमन की कोशिशें जारी रहेंगी। मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी मुफाद, अवाम की सलामती पर किसी किस्म का कोई समझौता हरगिज़ नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत अपनी कौम को यकीन दिलाती है कि वो हर दाखिली और खारजी खतरे का मुकाबला भरपूर तैयारी, वसाइल और आज़म से करेगी। मुज़ाकरात का मकसद अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकना और भारत की पुष्टपनाही याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना था। मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान का वफ़द दलाइल और असूली मौक़िफ़ के साथ साबित कदम रहा और आखिरकार अवाम के मुफाद की जीत हुई और अफगान वफ़द एक अबूरी मुफाहमत पर आवादा होने पर मजबूर हो गया। ये एक ऐसी कामयाबी है जो दुश्मनों की जानिब से पैदा करदा रुकावटों, इल्ज़ामात और तखरीबी ज़हनियत के बावजूद दलील, तदब्बुर और कौमी मुफाद पर डटे रहने का नतीजा है। और तुर्की और कतर जैसे बरादर ममालिक की मेज़बानी और सालिसी ने इस अबूरी कामयाबी को मुमकिन बनाने में नो डाउट कलीदी किरदार अदा किया है। मुश्तरका एलामिया पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। जंगबंदी के खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक के खिलाफ सजा का तयन भी किया जाएगा। अफगान तालिबान को ये बात मानना पड़ी कि दहशतगर्द कार्रवाइयाँ बंद होंगी। जंगबंदी में अफगान तालिबान की जानिब से फितना और खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल और आखिरकार अवाम के मफाद की जीत हुई है और अफगान वफ़द एक बुरी मुफाहमत पर आमादा होने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तानी रियासत, क़यादत और अवाम की तरफ से अमन की कोशिशें जारी रहेंगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने इस पर रद्दमल दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम और अमन हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की वजह से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ पर इत्तफाक ना होता तो मामला आगे ना बढ़ता। पाकिस्तान चाहता है कि किसी की भी जो सरजमीन है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना रहा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अफगानिस्तान को समझना चाहिए कि भारत उनकी सलामती और खुद मुख्तारी की जमानत नहीं दे सकता है। उधर गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पेशावर पहुंचे। कबायली माहिदीन की जिरगे के साथ पाक अफगान सरहद और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल को पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों
यूं पाक अफगान सरहद पर अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कोशिशों के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जिरगे से खिताब भी किया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान कबायली अवाम की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जाने वाली भरपूर और गैर मशरूत हिमायत को सराहा। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम के अज़्म और कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया। जी हाँ, और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जोर दिया पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसायों के साथ अमन का ख्वाहां है, लेकिन अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी नहीं होने देगा। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के तसलसल के बावजूद पाकिस्तान ने गुज़िश्ता चंद बरसों में सब्र तहम मुज़ाहरा किया है और अफगानिस्तान के साथ मुतअद्दिद मौक़े पर सिफारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाया है, जिसका मकसद पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। ताहम भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द प्रॉक्सीज फितनाउल खवारिज और फितनाउल हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयां करने की बजाय अफगान तालिबान हुकूमत इन ग्रोहों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है और करती रही। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कबायली माहिदीन को यकीन दिलाया पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों से पाक कर दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर हमने करनी है बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने, साबिक सफीर हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। डॉक्टर जमील साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी। जिस तरीके से तुर्की और कतर की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात पर यह मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है, जिसकी डिटेल्स अभी हमने शेयर की, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो है वो जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया है, कितनी मस्बत खबर है? आपकी इस पर क्या टेक है? नहीं, यकीनन बड़ी खुशाइन बात है और मस्बत खबर है। हम तो पहले से कहते रहे हैं कि हम तो अमन चाहते हैं और आप सिर्फ अपना सवाल हमें इस्तेमाल हमारे लिए न करें, आप अपने सवाल से हमारी तरफ दहशत गर्दों की जो आमद है उसको रोक लें। हमारा शुरू से एक ही नुक्ते पर रहा है और हमारा ये मौक़िफ़ शुरू से उसूली है, जो पिछले 4 सालों से, माफ कीजिएगा, पिछले 4 सालों से हम यही बात कह रहे हैं। और क्योंकि न सिर्फ हमारी बायलैटरल लेवल पर यह बात होती रही है और मुतअद्दिद बार होती रही है और हमारी मीटिंगें होती रही हैं, पाकिस्तान आते रहे हैं उनका डेलीगेशन, हमारा उनके पास जाता रहा डेलीगेशन, और यही मौक़िफ़ हमारा सबसे बढ़कर होता था। कुछ और निकात है उन डेलीगेशन के साथ क्या पिछले 4 सालों में होता रहा, अगर बीच में टाइम मिला तो वो चंद सेकंड के लिए बता दिया जाएगा। और लेकिन मैं ये बताता चलूं कि हमेशा ये, क्योंकि उसूली मौक़िफ़ रहा कि अपना सवाल, और उन्होंने ये कमिटमेंट दी हुई है, दोहा एग्रीमेंट में खुद कमिटमेंट दी हुई है, और यही दोहा एग्रीमेंट सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के तहत इंटरनेशनल कानून बन गया। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल ने सितंबर 2021 में दोहा एग्रीमेंट को इंडोर्स कर दिया। तो अब उनकी एक तो इंटरनेशनल कमिटमेंट हो गई, दूसरी हमसे बायलैटरल वो मानते ही नहीं थे, ट्राईलैटरल, क्वाड्रिलैटरल और जितने भी मल्टीलैटरल मीटिंग तालिबान ने अब से की है, कोई इसमें तो 7 या 8 के करीब मीटिंग तो इस खित्ते में की है तालिबान ने, रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्री, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, सारों ने मिलकर कई बार, और उसमें किसी एक मर्तबा भी अफगानिस्तान की टीम ने ये नहीं माना कि उनके सरजमीन पर कोई दहशतगर्द या दहशतगर्दी की कोई अलामत मौजूद है। और वो क्यों करते थे वो भी समझ में आती है बात, तो हमें उनको इस बात का अलाउंस देना पड़ेगा। वो इसलिए करते थे कि अगर वो ये कर देते तो उनका पूरा इंटरनेशनल, अगर वो मान देते तो पूरा इंटरनेशनल मौक़िफ़ उनका जो पहले दिन से है, एक जब वो उन्होंने टेक ओवर किया अगस्त में अपनी हुकूमत और बज़ोर बंदूक टेक ओवर किया है, क्योंकि ये इंक्लूसिव हुकूमत तो है नहीं, ना इसमें कोई हज़ारा है, ना इसमें कोई तुर्कमान है, ना इसमें कोई उज़्बेक है। तो हालांकि ये उन्होंने दोहा एग्रीमेंट में ये बात भी कही की कि हम रखेंगे, हम सारों को नुमाइंदगी देंगे। तो सबसे पहली बात तो जो उनका अपना साइन करके एग्रीमेंट दिया, जो कि अब इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट बन गया, जिसकी वजह मैंने बताई सिक्योरिटी काउंसिल के इंडोर्समेंट की वजह से। तो अब उससे अब हमारा मौक़िफ़ जो है, देखें इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी हमारी जा रही है, जिस बामो अरूज पर जा रही है, आई ओनली विश के इस फॉरेन पॉलिसी से हम अपने अवाम को फायदा बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर जमील, हम भी चाहेंगे पहुंचा सकें और सारा कर सकें। दोनों की तरफ अभी हमें दोनों तरफ फायदा होना इस मामले में प्रेशर, हम इस मामले में बहुत प्रेशर माउंट कर चुके थे तालिबान पर। ऐसा नहीं था, सालिसों के हम बड़े
शुक्रगुजार हैं और यही हमारे हुकूमत ने भी कहा है। साल्सों ने एयरपोर्ट से हमारी टीम को वापस बुलवाया, ये कह के कि नहीं अभी दोबारा हम कर लेते हैं, एयरपोर्ट पे जा चुके हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी जानिब भी वापस आते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एयरपोर्ट से वापस बुलाया गया हमारे वफ्द को कि मुज़ाकरात जारी रखते हैं और फिर रात गए एलामिया जारी किया गया है। चिश्ती साहब, आप बताइएगा कि अभी हमने देखा कि एलामिया रात गए जारी किया गया तुर्की की जानिब से, और अमूमन यही होता है कि मेजबान जो कंट्री होता है वही एलामिया जारी करता है। इस एलामिया को आप किस नजर से देखते हैं जिसमें सिर्फ ये बताया गया है कि मॉनिटरिंग सिस्टम और उसके साथ साथ जो एक वेरीफाइबल सिस्टम है उसको बनाया जाएगा, और अभी तक इस मुज़ाकरात में ये बताया गया कि आगे मजीद मुज़ाकरात भी होंगे जिसमें कोई जो है ना अमली जामा इसको पहनाया जाएगा, जो मुतालबात सामने रखे जा रहे हैं दोनों फरीकों की जानिब से। आप कैसे देखते हैं इस एलामिया को जो जारी किया गया है? बहुत शुक्रिया अली और हिना, आपने इन्वाइट किया। देखिए, अभी आमतौर पर जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था और पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की थी एक्यूरेट, आमतौर पर जब इस तरह का ऑपरेशन किसी गुरिल्ला वॉरफेयर या टेररिस्ट के खिलाफ किया जाता है और जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से साइड होती है वो आमतौर पर सीज फायर नहीं करती। उसकी वजह से ये है कि इस तरह की स्ट्राइक्स वेल कैलकुलेटेड होती हैं और उन्हें बड़ा डाटा और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके किया जाता है। और अगर आप सीज फायर करते हैं, जो हमने पहली दफा किया दोहा से पहले, तो उसका मतलब ये होता है कि टेररिस्ट अपने आप को रिलोकेट कर लेते हैं, रीग्रुप कर लेते हैं, कंसीलमेंट कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट वेपन्स होते हैं उनको हाइडिंग में ले जाते हैं। तो ये पाकिस्तान ने पहले भी बड़ा अच्छा जेस्चर दिखाया था सीज फायर का, नंबर 1। और दोहा में जब मुज़ाकरात हुए कंक्लूड, तो कहा गया कि अब इस्तांबुल में इसका दूसरा दौर होगा। थोड़ा सा मेरे लिए उसको भी हैरान हूँ, वो इसलिए कि जब ये आपने नेगोशिएशन करनी होती है वो प्रोलॉन्ग, जितना खास तौर पे जैसे मैंने अर्ज किया कि टेररिस्ट के खिलाफ तो आमतौर पर प्रोलॉन्ग नहीं की जाती। दोबारा प्रोलॉन्ग हो गया, फिर ये अभी जो ऑनरेबल मिनिस्टर कह रहे थे कि फिर एक्सटेंड किया गया। जमील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने जनरसिटी दिखाई, लेकिन अब भी मैं इसको इसलिए शक व शुबे की नजर से देखूंगा, और जाहिर है कॉन्शियसली इसको मॉनिटर किया जाना चाहिए कि इसके अंदर अभी भी टर्म्स उस तरह टेंजिबल नहीं नजर आते थे जो अभी तक इंफॉर्मेशन आई है, जिसका मतलब है कि अकाउंटेबल या बाइंडिंग उस तरह की नजर नहीं आई, जिसके अंदर मैकेनिज्म वर्कआउट करने का कहा जा रहा है, जिसका मतलब है कि अभी भी कुछ होमवर्क करना बाकी है। ये कोई शाइन बात है, मैं इसको डिनाई नहीं करता। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हालात हैं जहां पे इंडिया इतना इन्फिल्ट्रेट कर रहा है इस डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो जाहिर है तालिबान हो सकता है, मुझे शक ये है कि इसको फिर एक नेगोशिएशन लीवरेज के तौर पे हिंदुस्तान के साथ इस्तेमाल ना करें कि हमें पे इतना प्रेशर है तो हमें आप क्या देंगे, हमारे लिए क्या ऑफर करेंगे, हमारे लिए बार्गेन क्या होगी अगर हम डिनाई कर देते हैं पाकिस्तान को। अच्छा। तो ये शक व शुबा भी है, कॉन्शियसली इसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आप जिक्र भी कर रहे थे और खालिद साहब ने भी जिक्र किया कि इसकी जो है तो खुश आइन, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मज़ीद क्लियर भी होना चाहिए। आपने जिक्र किया कल एयरपोर्ट से वापस बुलाया गया, हमने पहले भी पूरी कोशिश की, हम फिर भी मान गए और दोबारा मुज़ाकरात जारी करने पर 5वीं सिटिंग पर भी आ गए, क्योंकि हम सिर्फ पीस चाहते हैं। इसके पीछे हमारा एजेंडा एक ही है कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, अब नेबरिंग कंट्रीज जो भी हों। हालांकि अभी हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हाल ही में मज़ा चखाया है और ऐसी धूल चटाई है कि वो अभी तक हजीमत का सामना कर रहा है अपने इर्द गिर्द। तो अफगानिस्तान को हैंडल करना तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, लेकिन बात यही है कि हम अमन चाहते हैं, इसीलिए जो मुज़ाकरात हैं उनको जारी रखने पर हम आमादा भी हो गए। जी हाँ, हम तो देखिए, हमने तो इंडिया के साथ भी 26 अप्रैल को जब हमारा एलामिया जारी हुआ जंग से पहले, और वो हमारी जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जिसमें कि अस्करी और सिविलियन क़यादत साथ थी, उन्होंने बड़े वाज़ेह कर दिया था कि हम अमन चाहते हैं। पाकिस्तान ने कहा, इंडिया को कहा, और अगर आपने कोई खिलवाड़ किया पाकिस्तान के साथ तो फिर जाहिर है आपको जवाब मिलेगा। वो मिल गया उनको और पूरी दुनिया ने देख लिया। अफगानिस्तान को भी हम यही कहते हैं कि अफगानिस्तान वाले तो हमारे हम मजहब हैं, उसमें उनकी कसीर तादाद हम जुबान है हमारी, और उनके साथ हमने उनकी पाबयारी की है 40 साल तक। हम तो कभी नहीं चाहते थे कि हम उन पर वो अपनी ताकत दिखलाएं जो ताकत हमारे पास है, और ये अफगानिस्तान को भी इस चीज का इदराक है। और अफगानिस्तान ने जो हमने अपनी ताकत दिखलाई, उन टारगेट्स को एंगेज किया जहां ठिकाने थे इन दहशतगर्दों के। और क्योंकि अब तो हम जो बात कर रहे हैं साल्सों के साथ भी उन ठिकानों के हवाले से, वो हम साल्सों को भी कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, ये जगह, ये मुकाम, ये अहाता, ये कंपाउंड, इसमें दहशतगर्द इधर से ऑपरेट कर रहे हैं।
तो सालिस तो हमसे कन्विंस हो गए, और सालिस जो है उन्होंने एक दफा तो तुर्की ने लास्ट टाइम तालिबान नहीं मान रहे थे तो कहा कि फिर खुदाई हाफिज आपका, यहां तक बात जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें चल रही हैं। तो फिर उस लिहाज से तालिबान को इस चीज का यकीनन इदराक हुआ होगा। तुर्की जैसा मुल्क जो सबसे पहले तालिबान के टेक ओवर करने के चंद दिनों में, पहले ही 3-4 दिनों में अपनी फौजें में उसने भेजी अपनी एम्बेसी के साथ, और वहां अपने सबसे पहले अपना मिशन एस्टैब्लिश किया। ये और बात है कि किसी मुल्क ने भी उनको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया, और इन्हीं वजूहात के बिना पर रिकॉग्नाइज नहीं किया, जो उन्होंने लिख के दिया वो नहीं किया, उसकी वजह से। तो बहरहाल वो दूसरी गुफ्तगू हो जाती है। लेकिन अब बिल्कुल सही फरमाया चिश्ती साहब ने कि अभी भी इसमें बड़े हचकोले हैं, क्योंकि इसका एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस ड्रा होना है, और खास तौर पर जिसकी बात की गई है कि ऑल पार्टीज विल बी have agreed to monitoring and verifiable mechanism और उसकी सजा मुतय्यन करेंगे। तो आपको ये मैं बताता चलूं कि तुर्की को इसमें बड़ा तजर्बा है। पीके के लिए जो कुर्द जोन के साथ जो क्रॉस बॉर्डर आते थे सीरिया से, तो उन्होंने बड़ा अच्छा अपना एक मैकेनिज्म वेरीफाइबल बनाया हुआ था। तो क्योंकि ये चारों पार्टी इसमें शामिल होंगे, यानी अफगानिस्तान, कतर, तुर्की और पाकिस्तान इस मैकेनिज्म में, तभी तो ये एक एग्रीएबल वेरीफाइबल होगा जिसके तहत के पेनल्टीज इंपोज की जाए। मेरा ख्याल है कि ये मैकेनिज्म चलने के ज्यादा चांसेस हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया, क्योंकि उनको वो लारे लपटे दे चुका था कि जी आपको हम कुन्नड़ पे डैम के लिए भी पैसे देंगे, आपकी डेवलपमेंट। एक चीज जो आज मैंने मॉनिटर की वो थोड़ी सी इसमें नजर आ रही है तशवीश की बात इंडिया के तरफ से, क्योंकि इंडिया अपनी प्रॉक्सी को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा। जिस तरीके से वो अपने ताने बाने अफगानिस्तान में बुनता जा रहा है, जैसे पहले उसने 16 अपने काउंसलेट एस्टैब्लिश करके पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करता रहा, ऑपरेशन ऑपरेशन के जरिए, इंटेलिजेंस ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दों को भेजता रहा। तो अब उसने ट्रंप ने उन्हें कल 6 महीने की रियायत दे दी जो सैंक्शन चाबहार पे लगाई थी। अब वो चाबहार के जरिए दोबारा एक्टिविटी शुरू करने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान को इस चीज का इदराक है। और पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से ऐसे हैं कि ईरान उनको हमें अब हमारे साथ वो कोऑपरेशन वो यादेव वाला नहीं रहेगा, उससे ज्यादा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी तो ईरान की जानिब से अभी मुस्तकिल एक ईरानी वजीर खारजा की जानिब से बयान आया जिसकी वजह से ताल्लुकात खराब भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। डॉक्टर अहमद हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि इस वक्त उनके ख्याल में जो इस वक्त एलामिया जारी किया गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं इस्तांबुल में, और उसको किस नजर से वो देखते हैं, और चिश्ती साहब भी हमें बता रहे थे कि वो किस नजर से देखते हैं। तो हमारे साथ ही मौजूद हैं। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, जिस तरीके से अभी आपने मुज़ाकरात के हमने अगले दौर का भी जिक्र किया, 6 नवंबर को इस्तांबुल में ही होगा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप समझते हैं या बुनियादी निकात हैं ऐसे जिन पर मजीद बात होनी चाहिए और होगी? देखिए है ना, मैं तो एक मुख्तसर सा नाम तजवीज करता हूँ। मैंने कहा था ये AAA होना चाहिए, जिसका मतलब है अश्योर्ड एक्शनेबल एग्रीमेंट। एक अश्योर्ड हो जिसके अंदर वो एक्शनेबल हो, यानी नजर आए, अदरवाइज एग्रीमेंट का कोई फायदा नहीं। अगर अश्योर्ड नहीं होगा तब भी कोई फायदा नहीं होगा, अगर एक्शनेबल होगा तब भी कोई फायदा नहीं है। एक्शनेबल का मतलब यही है कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जिनको हमने इतनी एक्यूरेट डिटेल्स दी हैं उनके हाइडआउट्स की, जो एम्बेसडर जमील साहब भी कह रहे थे, और मैं भी आपको फोर्सेस की तरफ से मेरा प्रीव्यू है इन डिटेल्स का कुछ का, मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि उनके पास बहुत माइन्यूटेस्ट डिटेल तक सर्वेलेंस है, उनकी ट्रैकिंग है, उनके वेयरबोर्ड्स पता है, उनकी लोकेशन पता है, उनकी सारी मूवमेंट की नजर है। तो इतना ज्यादा डाटा होने के बाद जब एक सामने आप पेश कर रहे हैं कि ये देखें टेररिस्ट की लोकेशन, ये एक्टिविटीज देखें, ये उनकी मूवमेंट देखें, ये उनकी ट्रांसपोर्टेशन देखें, तो फिर तो डाउट नहीं रहना चाहिए। तुर्की और जो कतर है वो इलॉजिकली हमारे पीछे नहीं आए, हमारी बात नहीं मान रहे, वो लॉजिक में मानते हैं, क्योंकि हर डिटेल इतनी डिसीजंस है कि उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर आप करना नहीं चाहते वो तो एक ऑल टुगेदर और है, या आपके पास इंसेंटिव इतना आ गया है दूसरे मुल्क हिंदुस्तान की तरफ से, तो एक बिल्कुल और बात है। तो इसलिए मैंने इसको कह रहा हूँ कि इसको शॉर्ट एक्शनेबल एक एग्रीमेंट, इसकी मॉनिटरिंग जुर्माना कोई बड़ी बात
बिल्कुल चिश्ती साहब, ये जो आप बता रहे हैं अशोर किया गया है उनको हमसाया मुल्क की जानिब से, डैम बनाने की भी बातें की जा रही हैं, उसमें मुआवनत करने की बातें की जा रही हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं, पर बहुत सुबकी उनको मिल रही है इस नतीजे में भी कि प्रॉक्सी के तौर पर वो उसको चलाना चाह रहे हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हुए हैं। अच्छा, इस इलामी में एक चीज़ जो खासकर देखने में आई है वो ये कि अभी तक जंगबंदी की में तौसी की गई है और 6 नवंबर को दोबारा इस्तांबुल में ही बैठा जाएगा, मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। आप ये जो देख रहे हैं एक्सटेंशन इन मुज़ाकरात में कि कभी दोहा में कभी हमें नज़र आता है, कभी हमें इस्तांबुल में होता हुआ नज़र आता है और उसमें भी एक्सटेंशन चलती जा रही है, किस चीज़ की अलामत समझे हम इसको? अली, ये वही एक लामत है जो मैं पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया था। मैंने ये अर्ज किया था कि देखिए, जब भी टेररिस्ट इस तरह की करते हैं वो टाइम क्या करते हैं, और अफगानिस्तान का ये वतीरा रहा है कि इतने सालों से जब भी तालिबान की हुकूमत है उनके लिए इंस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी है, यानी जितना वो इनस्टेबल रहेंगे उनको स्टेबल लगता है। उसका मतलब ये है कि अगर यहाँ अमन हो जाए, लोग अपना अपने काम में लग जाए, तो फिर दुनिया की जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी दिलचस्पी कम हो जाएगी, उनकी फंडिंग कम हो जाएगी, उनकी इंटरफेरेंस कम हो जाएगी, उनका कंपैरिजन ऑफ फंडिंग कम हो जाएगा कि फलाने में अफगानिस्तान की दिलचस्पी का अंसर भी मौजूद हो सकता है। जी, मैं डेफिनेटली यही अर्ज कर रहा हूं कि उनकी जी साहब, आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया है और दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, अफगानिस्तान की जानिब से भी दिलचस्पी का आंसर तो ज़रूर मौजूद है जिसकी वजह से वो टेबल पर बैठे हैं, लेकिन अगर आप इलामी को गौर से तो आपको पता चलेगा कि इसमें सिर्फ एक ही नुक्ता है जिस पर इत्तफाक हुआ है, और वो नुक्ता ये है कि तस्दीक शुदा जो सिस्टम है उसकी जानिब जाएंगे और उस पर मौजूद है। साहब, आप साथ मौजूद हैं? नहीं, अभी उनकी जानिब आवाज़ नहीं जा रही, उनसे राब्ता बहाल करें। तो जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि एक ही नुक्ता है जिस पर ये बात सामने आई है कि हम वेरीफाइबल सिस्टम बनाएंगे मॉनिटरिंग का, और इस तरह से दोनों ममालिक में वेरीफाइबल सिस्टम के तहत ही जो तबादला होगा वो होगा। तो चिश्ती साहब उस पर अपना नज़रिया, अपना तज्जिया पेश कर रहे हैं। तो चिश्ती साहब, आप बता रहे थे कि इस इलामी में जो वेरीफाइबल सिस्टम और मॉनिटरिंग का सिस्टम जो तरतीब दिया जा रहा है वही नुक्ता है जिस पर ये आमादा हुए हैं, दोनों फरीकैन आमादा हुए हैं, लेकिन अभी भी एक नुक्ता बाकी है जिसमें दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना था। उस पर आप सोचते हैं कि ये आमादा हो जाएंगे? सबसे मुश्किल इस हुकूमत के लिए, तालिबान की हुकूमत के लिए वही फैसला है, क्योंकि ज्यादा इनके पावरफुल ग्रुप्स हैं, ये पावर हब्स हैं बुनियादी तौर पर, एक दूसरे को धकेलते रहते हैं, इंस्टेबिलिटी भी है, एक्सप्लॉयटेशन भी करते रहते हैं, दूसरे मुल्कों से मदद भी इस बुनियाद पर लेते हैं, एक सिंपैथी भी इसीलिए रखते हैं मुख्तलिफ ब्लॉक्स के साथ। तो ये वेरीफाइबल जो एक्शन करना है उनके खिलाफ, वो मेरा नहीं ख्याल ये कर सकेंगे। उसकी वजह ये है कि ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो इंस्टेबिलिटी उन सबकी फेवर में है कि यहाँ इंस्टेबिलिटी हो, और ये आज से नहीं है, 200 साल से ये नेगोशिएशन लेते रहे। मैं बता रहा था कि अमीर रहमान जो इनके थे, जब उन्होंने ब्रिटिश से एग्रीमेंट किया था तो उन्होंने एक वजीफा लगवा लिया था कि अगर मैं आपके साथ ये एग्रीमेंट करता हूं तो मुझे 18 लाख, उस जमाने में 18 लाख की करेंसी का हर महीने ट्रांसफर की जाए। यानी कि उस वक्त से नेगोशिएशन, ये मैं 1893 की बात कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट कितने साल हो गए। तो ये मैं बात करना चाह रहा था कि ये इसलिए नहीं कर पाएंगे कि इनको पता है कि आज हम पावर में हैं, कल दूसरा ग्रुप पावर में आ जाएगा, और हम नहीं होंगे तो फिर वही विक्टिमाइजेशन या एलिमिनेशन का जो फॉर्मूला है हमारे खिलाफ लगाया जाएगा। तो यहाँ इतने ज्यादा ग्रुप्स हैं, हर मुल्क के साथ उनकी एफिलिएशन है, किसी के रशिया के साथ है, किसी की चाइना की तरफ से है, कोई मिडल ईस्ट की तरफ ज्यादा देखता है, कोई पाकिस्तान की तरफ देखता है। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। कल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी दौरा किया, पेशावर का दौरा किया, फिर जरगे से खिताब किया, कबायली माहिदीन से उनकी गुफ्तगू थी जिसमें उन्होंने यही बात दोहराई कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अमन का ख्वाहा है और अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जो सरहद पार दहशत गर्दी है वो हरगिज़ नहीं होने देंगे, और पाकिस्तान खुसूसी तौर पर उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों और उनके सरपरस्तों से पाक कर दिया जाएगा, यानी इसमें जो है सख्ती से निपटा जाएगा। तो इस दौरे को करंट सिचुएशन में और उनके खिताब को कैसे देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, रिजॉल्व हमने भी दिखाना है, मिलिटरीली जरूर दिखाना होता है। नेगोशिएशन तब कामयाब होती है जब आप एक प्रोहिबिटिव प्राइस उनको डिक्लेयर करते हैं या दूसरी ऑपोजिट पार्टी के ज़हन में डाल देते हैं कि अगर आप हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे और यहाँ तक कामयाब नहीं होंगे
या ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव होंगे तो आपको एक कीमत देनी पड़ेगी। वो कीमत उन्होंने कल यही बताई है, उसी तरफ इशारा किया है कि हम किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम कम बैक करेंगे आपके खिलाफ अगर ये करना, ताकि उनको मैसेज चला जाए कि बेहतरी उनकी इसी में है कि एक नेगोशिएशन करके एक फेवरेबल, जो दोनों के लिए फेवरेबल हो। और जाहिर है मैं नहीं चाह ये किसी स्टेज पे कह रहा कि जो पाकिस्तान कह रहा है वो हर सूरत वही होना चाहिए, गिव एंड टेक होता है मुज़ाकरात में, लेकिन इतना होना खतरनाक है क्योंकि टाइम बाय करने में वो सारे अपने जो इनके हाइड आउट्स हैं, उनकी चौकियां हैं, उनके कंपाउंड्स हैं, उनके सारे हल्के हैं, उनको रीलोकेट करना, हाइड करना, कंसील करना, रीइंफोर्स करना, रीग्रुप करना, ये बड़ा आसान हो जाता है। हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी और आई एम श्योर कि आर्म फोर्सेस हमारी नजर रख रही है। बिल्कुल नजर रख रही है। तो आप ये बताइएगा कि अफगानिस्तान ने अमेरिका के साथ जो मुआहिदा किया था, दोहा मुआहिदा, ये जो मुआहिदा होने जा रहा है या मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में मुआहिदा होगा, ये कितना मुख्तलिफ है उससे? अली देखिए, एक तरफ मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें एप्रीहेंसिव होना चाहिए और दूसरी तरफ मैं पुरुमीद भी हूँ। और पुरुमीद इसलिए हूँ कि जो दोहा में तालिबान का दफ्तर है वो पिछले 10 साल से कायम है। अब आप देखिए 10 साल का मतलब ये है, वो उस वक्त भी कायम था जब अमेरिका की हुकूमत या अमेरिका कंट्रोल कर रहा था अफगानिस्तान। दोहा में उनको इजाजत दी गई दफ्तर खोलने की। फिर 2 साल तक उससे मुज़ाकरात जब हो रहे थे तो 2 साल पहले एक एग्रीमेंट हो गया था तालिबान के साथ, जब अमेरिका ने पुल आउट नहीं किया था। और एग्रीमेंट ये हो गया था कि हम ग्रेसफुली पुल आउट करेंगे और प्लान होगा। उसके बावजूद तालिबान एक तरफ दोहा में मुज़ाकरात कर रहे थे और एक तरफ अमेरिका की फोर्सेस पर हमले कर रहे थे अफगानिस्तान। ये ऐसी है तालिबान की, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि वो 2 साल चले और 2 साल के अंदर ये एग्रीमेंट होकर फाइनल हो गया कि अमेरिका, लेकिन उसके बावजूद वो एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट तालिबान की तरफ से नहीं अमेरिका को दिया गया। आप दुरुस्त कह रहे हैं। बड़ा ज़हन में हमें रखना पड़ेगा कि एक प्रोलॉन्ग, और आपने ये भी दुरुस्त कहा कि इस पर डेफिनेटली हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो भी इस पर नजर रख रही हैं, जो मुज़ाकरात कर रही है कमेटी वो भी नजर डेफिनेटली रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाक अफगान मुज़ाकरात पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी आपको बताएं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शहरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड सिटीज डे मनाने का मकसद शहरों को दरपेश मसाइल के हवाले से शऊर उजागर करना है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के बड़े शहर नाकिस प्लानिंग की वजह से तबाही के दहाने पर है और इनमें रोशनियों के शहर के बाद बागों का शहर लाहौर है जो तबाही के दहाने पर पहुंच रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी हद तक काम हो रहा है जिससे शहर में खूबसूरती तो बढ़ रही है, मगर फजाई आलूदगी और स्मॉग से शहर का हुस्न धुंधला गया है। फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इंतजामिया की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन स्मॉग बढ़ती जा रही है। लाहौर तो अब अक्सर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ रहा है। आज हम बात करेंगे कि शहरी आबादी में इतनी तेजी से बढ़ते इजाफे के मुतहम्मिल हैं। अगर ये शहर इसके मुतहम्मिल नहीं है तो जितनी रफ्तार से आबादी बढ़ रही है और देहात में लोगों को सहूलियात ना दी गई तो कितनी बड़ी तबाही होने वाली है, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बताइएगा कि आज वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के बड़े शहर नाकिस प्लानिंग की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ पॉपुलेशन मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर मसला है, आलूदगी मसला है या कोई और मसले भी हैं? देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे मुल्क में अर्बन प्लानिंग एग्जिस्ट नहीं करती और हमारे मुल्क में सिवाय जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है उसके अलावा कोई भी शहर जो है वो प्लान सिटी नहीं है। यानी किसी भी शहर का मास्टर प्लान नहीं अप्रूव हुआ और उसको नहीं बनाया गया तो बेहंगम आबादी हो रही है और आपके देहात और शहरों में अब कोई जोनिंग नहीं एग्जिस्ट करती। यानी इतना ज्यादा रैपिड एक्सपेंशन हो रही है शहरों की कि वहाँ पे जो देहातों के साथ अर्बन स्प्रॉल हो रहा है, यानी कि कच्ची आबादियां, स्लम एरियाज जो हैं वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो उसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसके अलावा अभी जैसे सैलाब आया और आपने देखा कि पोस्ट सोसाइटीज भी इफेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि वो फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट करके वो बनाई गई हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होती। तो ये अर्बन मिस प्लानिंग है जिसकी वजह से हमारे शहर इस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं और डिजास्टर्स इतना इजीली जो है इनको अफेक्ट कर देते हैं, चाहे वो सैलाब हो या स्मॉग हो। और स्मॉग के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप जब ग्रीन बफर जोन शहरों के गिर्द खत्म कर देते हैं और कंक्रीट का जंगल खड़ा कर देते हैं और दूसरा जंगल मिटा देते हैं तो वहाँ पे इस तरह की आलूदगी और फिजाई आलूदगी बहुत आम हो जाती है। तो ये हमारा चैलेंज है जो सिर्फ लाहौर में नहीं
फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के भी बहुत से शहरों में ये मसला एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली करता है। तो आपको लगता है कि इस बार जो स्मॉग की रीजन है वो कुछ सैलाब भी हो सकती है, जिस तरह से आपने भी जिक्र खुद भी किया, या फिर बाकायदा तौर पर यही सीजन होता है स्मॉग का और ये स्टार्ट हो गई है और अगले महीने तक ये जारी इसी तरह से रहेगी? नहीं, अगर आप कंपैरिजन करें पिछले साल की निस्बत, तो पिछले साल हमने जो स्मॉग का जो देखा था डे, वो नवंबर में देखा था। इस दफा हमने अक्टूबर से स्मॉग देखनी शुरू कर दी है। तो जी, फ्लड्स इसके पीछे वन ऑफ द मेजर कॉजेज हैं। जब सैलाब आते हैं वहां पे नमी का फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, और इस दफा क्योंकि टेम्परेचर जो है, दिन का टेम्परेचर अबव नॉर्मल गया है और रात का टेम्परेचर पिछले साल की निस्बत कम, हल्का यानी कमी आई है उसमें अचानक। और सैलाबों के बाद ये होता है कि ये जो आपका मैदानी इलाका है पंजाब, पाकिस्तान का या इंडिया का, ये एयर शेड कहलाता है। यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन होती है, जिसका मतलब ये है कि मौसम हल्का ठंडा हो, चाहे रात का या दिन का, तो ठंडी हवा की लेयर ना अपने अंदर ट्रैप कर लेती है पॉल्यूटेंट्स, और अगर वहाँ नमी मौजूद हो तो नमी वाली हवा अपने अंदर ज्यादा पॉल्यूटेंट्स होल्ड करती है, जिसकी वजह से वहाँ स्मॉग का इश्यू शुरू हो जाता है। और अगर वहाँ पॉल्यूटेंट्स ऑलरेडी मौजूद हो मुख्तलिफ एक्टिविटीज की वजह से, जिसमें आपका पुरानी गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्रियल एमिशन, ईंटों के भट्टे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, तो वो वहाँ पे स्मॉग का इश्यू जल्दी शुरू हो जाता है, जो कि पाकिस्तान अभी देख रहा है, खासतौर पे पंजाब। बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि आपको क्या लगता है कि हम जो लाहौर में रहने वाले हैं, लाहौर के बासी हैं, जो इस वक्त सर फहरिस्त जा रहे हैं फजाई आलूदगी में, उसकी वजह सिर्फ जो प्लानिंग की वजह है? क्योंकि हम पहले देखते हैं जो पहले आबादी मौजूद थी उसकी तो प्लानिंग मौजूद नहीं थी, लेकिन अब जो दीगर इलाकों में ये आबादी फैल रही है उसकी क्या आपको लगता है प्लानिंग किसी हद तक है, या वो भी नहीं है जिसकी वजह से ये चीजें फैल रही हैं? देखिए, प्लानिंग नहीं है जिसका हमने मैनिफेस्टेशन देखी है सैलाबों के दौरान, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ। जब आबादियां ऐसे फैलती हैं कि आपका एग्रीकल्चरल लैंड भी कन्वर्ट हो जाए कंस्ट्रक्शन की, उसमें लैंड यूज प्लानिंग नहीं होती, तो फिर ये मसाइल होते हैं। और अभी देखिए, जब किसी शहर को प्लान किया जाता है, उसमें जोन होती है कि ये कच्ची आबादी है, ये रूरल आबादी है, देहात से ये सेपरेट है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, यहाँ होगी, यहाँ इलीगल है, तो ये सारी चीजें वहाँ पे इन्फोर्स होती हैं। फिर उसको प्लान करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम उस शहर का क्या होगा, वहाँ पे अगर जो आलूदगी के इश्यूज हैं उनको कैसे रिजॉल्व करने के लिए क्या मय्यज लिए जाते हैं, उसका मास्टर प्लान बनाया जाता है। तो अभी आपके कौन से शहरों के मास्टर प्लान्स मौजूद हैं जिसपे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और जिनके बनाए गए, क्या वो एज इट इज इम्प्लीमेंट हुए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ये अर्बन मिस प्लानिंग का बहुत बड़ा चैलेंज है। आप फिर कराची शहर को भी देख लें, वहाँ पे भी बेहंगाम आबादी की वजह से, बहुत ज्यादा कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से और नो ड्रेनेज की होने की वजह से सैलाब अफेक्ट कर जाते हैं, चाहे बारिश हल्की भी हो। तो ये रीजन क्या है? लाहौर और कराची का मेनली अगर हम जिक्र करें, दोनों बड़े शहर हैं, मौसर प्लानिंग इनकी हो क्यों नहीं सकी? क्योंकि इनकी आबादी से कसीर रेवेन्यू हुकूमत इकट्ठा करती है, तो एटलीस्ट बड़े शहरों की प्लानिंग तो होनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं हो सकी? क्या चैलेंजेस हैं इसके पीछे? देखिए, ये पिछले कई दिहाइयों में इस चीज को निग्लेक्ट किया गया। अभी अगर मैं लाहौर शहर की बात करूं, कंपैरिजन की बात करूं, तो पिछले 2 से 2.5 सालों में लाहौर शहर को तो बहुत इम्प्रूव किया जा रहा है, ग्रीन बफर जोन्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये दिहाइयों की मिस प्लानिंग, इट टेक्स टाइम कि उस चीज में आपको फायदे नजर आना शुरू हो। लेकिन कराची की बात करूं, वो बहुत बड़ा शहर है और वहाँ पे मसाइल बहुत ज्यादा और है, वहाँ पे समंदर साथ लगता है, वहाँ पे तो बात यह कि उसकी प्लानिंग उस तरह से हम नहीं कर पाए कि वहाँ पे जैसे मैंग्रोव्स उस साइड पे हमें प्लांटेशन करनी थी, वहाँ के लोगों को इंक्लूड करके सिटी प्लानिंग करनी। लेकिन पिछले साल कराची का भी जो है वो क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया गया है, तो मुझे उम्मीद है अगर हम उसको इन्फोर्स कर दें तो काफी बेहतरी हम देख सकते हैं। काम हो रहा है, लेकिन काम काफी दिहाइयों बाद शुरू हुए और उसके फायदे हम अगले 3 से 4 सालों में देखेंगे। बिल्कुल हम इंशाल्लाह देखेंगे अगर इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, और हुकूमतें चाहे बदलती भी रहें, इन पर अमल दरामद जारी रहे। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, आपने मैदानी इलाकों का जिक्र किया, पंजाब की तो समझ में आती है, साहली इलाके किस तरह से इसकी लपेट में आ जाते हैं? देखिए, साहिली इलाकों में सबसे ज्यादा जो समंदर की हवा है वो अफेक्ट करती है, और इसके अलावा वहाँ का टेम्परेचर,
खास तौर पे अगर वहाँ पे जो है वहाँ पे ये मसला नहीं होता, ड्राई उसका इशू नहीं होता, लेकिन समंदरी हवा का गुजर और समंदरी हवा में जो नमी मौजूद होती है वो इस चीज को कर देती है। एक तो ये फैक्टर है, लेकिन वो नेग्लिजिबल फैक्टर है। साहिली इलाकों में अगर आपने वहां पे भी बफर जोन्स नहीं छोड़े तो लोकल एक्टिविटीज की वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ जाती है, जिसमें आपका ये वेस्ट बर्निंग, कूड़े को जलाना शामिल होता है, उससे भी होती है क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है। फिर आपके ये अगेन इंडस्ट्रियल जोन्स है आपके साहिली इलाकों में बने हुए हैं, वहां पे स्टैक एमिशन पे कोई एमिशंस कंट्रोल नहीं है, पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज का निफाज नहीं है। फिर वहां पे भी पुरानी गाड़ियां आपको सड़कों पे आम नजर आती हैं, वो भी बड़े बड़े शहर है वहाँ। तो मेरे ख्याल से ये लोकलाइज, ज्यादा मसला लोकलाइज है। ट्रांस बाउंड्री या और फैक्टर्स की वजह से ये वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अच्छा फिर हमें करना क्या चाहिए डॉक्टर साहिबा? प्रॉपर प्लानिंग की तो डेफिनेटली ज़रूरत है, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो हम देख रहे हैं जो स्मॉग वाला सीन है, ये तो काफ़ी ख़राब है। इससे तो इंसानी सेहत पर इतने मुज़र असरात पड़ रहे हैं और इसमें डेफिनेटली नेग्लिजेंस दोनों एंड से है, हमारे एंड से भी है और गवर्नमेंट के एंड से भी है। हम अपना अपना किरदार बखूबी इसमें अदा कर रहे हैं, तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, हमें करना क्या है अब आगे? देखिए, अभी आपकी स्मॉग स्ट्रैटेजी का निफाज हो रहा है जिसमें मुख्तलिफ मैयर्स लिए जा रहे हैं। ऑल्दो हमारी स्मॉग पॉलिसी 2016 से बनी हुई है, लेकिन उस पर कोई इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन हमने नहीं देखी पिछले सालों में। ये 1-2 सालों से काम शुरू हुआ है। अब इसमें जो आप बात कर रही हैं कि सबको शामिल होने की जरूरत है, आपका प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड हो। पंजाब गवर्नमेंट ने इंसेंटिव मैकेनिज्म बड़े अच्छे निकाले हैं, जैसे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर को भी, बिजनेसेस को भी अपना कोई इंसेंटिव रिक्वायर्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो आपके साथ स्टेप इन करते हैं। तो मेरे ख्याल से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। फिर एक और बड़ा फैक्टर पंजाब में जो आता है वो है क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, यानी फसलों का फुजला भी जलाया जाता है। हालांकि इस दफा कहा जा रहा था कि चावल की फसल तबाह हो गई, फुजला नहीं जलाया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पानी जो है वो थोड़ा जल्दी उतरा है और वो फसलों का और फसलों का फुजला भी जलाया गया। तो उसके लिए आपको स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को शामिल करें जिनको पता है कि फसलों के फुजले को रीयूज कैसे करते हैं, जिसको आप सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। फिर आपकी वेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए। फिर आपको जब ये स्मॉग का सीजन आता है तो मास्क मैंडेटरी कर देने चाहिए, क्योंकि ये इंसानी सेहत के लिए क्या बल्कि आपके जो अनबॉर्न चिल्ड्रन है उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा इशू है, हेल्थ क्राइसिस है। तो इसके साथ साथ आपको वो प्लांट्स लगाने चाहिए बफर जोन्स पे जो कि अपने अंदर पोल्यूटेंट्स को जज्ब कर देते हैं। इंडोर प्लांट्स को प्रमोट करना चाहिए लोग, और ये जो फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर्स, इसको सब्सिडाइज रेट्स पर देना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके, जो कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे मेजर्स हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके लिए जा सकते हैं और इसमें आगाही बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली किस सोर्स से ये पोल्यूशन आ रही है, वो सोर्सेस को प्रायोरिटाइज करें, ना कि हम ब्लेम गेम में पड़ जाए कि किसी और मुल्क की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। वो नेग्लिजिबल फैक्टर है, मौजूद है, बट हमारे लोकलाइज इश्यूज और सोर्सेज ज्यादा बड़े हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बड़ी अच्छी तरीके से आपने सारी सूरत-ए-हाल का अहाता किया है और इसका तसलसल यकीनी बनाना बिलाशुबा एक अहम मौजू है जिस पर हुकूमतों को सोचना चाहिए कि चाहे कोई भी इक़्तिदार में मौजूद हो उसको तसलसल को बहाल रखें। और हमने देखा है, हम तो इस वक्त जूझ रहे हैं इस चीज़ से। पहले बरतानिया और चीन जैसे और दीगर ममालिक भी इस स्मॉग का शिकार रहे हैं, उन्होंने काबू पा लिया, तो हम क्यों नहीं पा सकते? ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। फाइनली वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना का ऐलान कर दिया है। काबीना में 10 वज़रा, 2 मुशीरान और 1 मुआविन खुसूसी शामिल है। मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब, अमजद अली और आफ्ताब आलम के नाम मौजूद हैं। फजल शकूर खान, खलीकुर रहमान वज़ीर बनेंगे। रियाज खान, सैयद फ़खर जहां, आकिबुल्ला खान और फैसल खान भी वज़रा की लिस्ट में आ गए हैं। अली अमीन गंडापुर के दौर में निकाले गए 2 वज़रा फैसल तरकई और आकिबुल्ला दोबारा काबीना में शामिल हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की नई 13 रुकनी काबीना आज 3 हल्फ उठाएगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। एहतशाम बशीर हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा पेशावर। एहतशाम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे आप? शुक्र जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एहतशाम, बताइएगा कि फाइनली डिसीजन ले लिया गया है और अभी आप देख रहे हैं काबीना के साइज के हवाले से ये कहा जा रहा था कि छोटी काबीना बना के भी चलाया जा सकता है इंतजामात को, लेकिन अब कह रहे हैं कि बानी की हिदायत पर यह काबीना तश्कील दी गई है। इसकी तस्दीक भी है आपके पास? देखें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने जब हल्फ उठाया था तो उस वक्त उन्होंने ये बताया था
कि वो बाली की मशावरत के बगैर काबीना तश्कील नहीं देंगे, लेकिन चूंकि उन्होंने 4 बार कोशिश की, उनसे मुलाकात की, तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। तो इसीलिए PTI की क़यादत की जानिब से भी उन पर यह दबाव था कि उन्हें ये तजवीज़ भी दी गई थी कि मुख्तसर काबीना बनाई जाए, क्योंकि जो हुकूमती उमूर हैं वो रुके हुए थे और खुद वज़ीर आला जो है तमाम मामलात को देख रहे थे। तो कल जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त ही ये काबीना फाइनल कर दी गई थी और ये कोशिश की जा रही थी कि कल दोपहर तक उनकी बाकी चेयरमैन से मुलाकात हो जाए। अगर नहीं होती तो फिर कल रात तक ये फैसला किया गया था कि काबीना का ऐलान कर दिया जाएगा। पहले ये काबीना का इसका हुजूम था, तकरीबन 8 से 10 अरकान लिए जा रहे थे, जिनमें 8 वज़रा और 2 एक मामले खुसूसी और एक मुशीर का बताया जा रहा था। लेकिन आखिरी टाइम पर इसकी तादाद जो है 2 वजीर मजीद ले लिए गए हैं और 2 मुशीर और एक मामले खुसूसी का इजाफा किया गया है। आखिरी लम्हों पर जो है 2 वजीर इसमें शामिल किए गए हैं, जिनमें साबिक स्पीकर असद कैसर के भाई हैं आकिबुल्ला और साबिक सूबाई वजीर के भाई हैं फैसल तरकई। ये दोनों जो सूबाई वज़रा हैं, इनको साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दौर में जो है इन्होंने इस्तीफे दिए थे और खुद वज़ीर आला ने ये कहा था उस वक्त के अली अमीन गंडापुर ने कि खान साहब जो हैं इनसे इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद ही वजारत से इस्तीफा दे दिया है। तो आखिरी लम्हे में इसको शामिल किया गया है और हमारे ज़रा ये बताते हैं और सोशल मीडिया पर भी ये बात सामने आई है कि असद कैसर और शहराम तरक्की ने कल रात गए वज़ीर आला से मुलाकात की थी और उनके जो 2 भाइयों के 2 नाम हैं वो शामिल कर लिए गए हैं। इस हवाले से रीजन ये है। अच्छा, एक और चीज भी है एहतिशाम, बैरिस्टर सैफ का भी कहा जा रहा था कि वो भी होंगे, वो हैं या नहीं है काबीना में? उनका नाम तो सामने नहीं आया। मुज़म्मिल असलम को तो शामिल किया गया है। देखिए, मुज़म्मिल असलम की जानिब से बाली चेयरमैन की जानिब से भी इशारा दिया गया था और खुद सलमान अकरम राजा और दीगर मरकजी कायदीनों ने कहा था कि बानी चेयरमैन ने कहा कि मुज़म्मिल असलम को काबीना में शामिल किया जाए। बैरिस्टर सैफ के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक है तो PTI के अंदर इनकी मुखालफत की जा रही थी कि इनको कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाए। साबिक वज़ीर आला के दौर में भी, अली अमीन गंडापुर के दौर में भी काफी दबाव था अली अमीन के ऊपर कि इनको काबीना में शामिल ना किया जाए, लेकिन इस बार जो है वो दबाव काम कर गया है और बैरिस्टर सैफ का नाम इस बार शामिल नहीं किया गया है। और कोहाट से जो रुकने असम्बली है शफी जान यंगस्टर हैं, उनका नाम इसमें शामिल किया गया है और बताया जा रहा है कि जो जब काबीना तश्कील दी जा रही थी तो PTI को ऐसे शख्स की जरूरत थी जो जिसका जो शीला अंदाज हो, जो बात कर सके। तो बैरिस्टर सैफ में ये था कि वो बॉटम के दरमियान चल रहे थे, मतलब दोनों तरफ का ख्याल रखा जा रहा था, तो इसीलिए वो कह रहे थे कि ऐसा जोशीला हमें मिले कि जो बात कर सके। बिल्कुल। और अब जो है 3 बजे ये हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। कलमदान भी डिसाइड किए गए हैं किसको क्या देना है? देखें, अभी पोर्टफोलियो के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि वही जो साबिक दौर के वज़रा थे काबीना में भी जो शामिल हुए हैं उनको वही वजारतें दी जाएंगी, लेकिन चूंकि अभी नए लोग इसमें आए, जैसे शफी जान आए, उनको इत्तलात के बारे में बताया जा रहा है, उनको इत्तलात की वजारत दी जाएगी। इसी तरह ताज मोहम्मद तरम जो है वो शामिल हुए हैं काबीना में, नए हैं इद्रीस खटक हैं, तो इनके हवाले से भी फैसला किया जाएगा क्योंकि वजारतें काफी ज्यादा हैं और वज़रा इस बार कम है, 13 की तादाद में है। तो देखेंगे कि वज़ीर आला अपने पास खुद कौन कौन सी वजारतें रखते हैं और वज़रा में जो हैं वो कौन सी वजारतें तकसीम करते हैं। तो अभी जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने रात गई ये तस्दीक की थी कि गवर्नर सबरीन को मिल गई, उन्होंने दस्तखत कर दी है और आज 3 बजे जो है नए वज़रा से हल्फ लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतिशाम बशीर, हमें आप देख रहे थे। आज 3 बजे हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। फाइनली खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है, नई काबीना है, वो तश्कील दे दी गई है। इससे पहले बहुत देर इंतजार किया गया क्योंकि वज़ीर आला साहब चाह रहे थे कि उनकी बानी से मुलाकात हो जाए। पे दबाव भी बहुत था कि इसको फौरी तौर पे तश्कील जब वो मुलाकात नहीं हुई तो सूबे के इंतजामी मामलात को तो चलाना है और उसके लिए जरूरी था कि काबीना को तश्कील दिया जाए। फाइनली वो काम हो गया है। हम उसी पर बात कर रहे थे, अभी जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक। टॉप ऑफ द आवर शामिल करेंगे सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें आज बात हो रही है कि शिकार खेलने में और शिकार करने में क्या फर्क है। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। हसन इलियास हमारे साथ बैठे हैं और हमारे साथ हमजा अली अब्बासी साहब बैठे हैं और अखलाकियात के हवाले से हमारा एक सिलसिला है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हसन साहब, आप ये बताइएगा कि जानवरों के हवाले से
पूरी दुनिया, आप तो घूमे हैं, आपने देखा है, हमजा अली अब्बासी साहब, आपने भी बहुत सारे ममालिक देखे, एनिमल्स के हवाले से बेतहाशा सेंसिटाइजेशन पाई जाती है, एक हसासियत पाई जाती है, पौधों के हवाले से भी पाई जाती है, दरख्तों के हवाले से पाई जाती है। पाकिस्तान में 2 खित्तों के अलावा, यानी गिलगित बल्तिस्तान को चले निकाल लीजिए और थर को निकाल लीजिए, अदरवाइज किसी जगह पे भी ऐसी हसासियत नहीं पाई जाती। जंगली हयात को शदीद ख़तरा है और ये तमाम मसाइल हमारे सामने हैं। और जब भी किसी को कहा जाता है ना, मतलब ऐसे बंदे को जिसने परिंदों को मार के पूरी गाड़ी का जो आगे बोनट है उस जाके तस्वीर लगाई हुई है सोशल मीडिया, किसी भी ऐसे फ़र्द को जब आप समझाने की कोशिश करते हैं तो उसके पास एक दलील होती है और वो ये होती है कि इस्लाम में हलाल। आप बताइए। जी देखिए, जो हमारा ख़ित्ता है जिसका नौहा आपने पढ़ा, ये गुज़िश्ता 200 साल कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है। इस रीजन के अंदर हम लोग अपनी बका और सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे। आपके इल्म में मुसलमानों की 3 बड़ी सल्तनतें थीं, सफ़वी सल्तनत, मुगलिया सल्तनत, उस्मानिया सल्तनत। 17वीं सदी में ज़वाल आना शुरू हुआ और 1920 तक हमारा दुनिया के स्टेज से ख़ात्मा हो गया। उसके बाद इन ममालिक के अंदर इस्तेमार था, उनको मुल्क से निकाल कर अपनी क़ुव्वतों की तख्लीक, अपनी शनाख्त की हिफाजत, इस सर्वाइवल मोड के अंदर जो बका की जंग थी उसमें इल्म, तालीम, तदब्बुर, तफक्कुर, इखलाकियात, ये सब हमारी तरजीहात से पीछे हट गए। हमारे यहाँ आप ही देखिए, आज भी जो लोगों के यहाँ कानून शिकनी का एक जज्बा नज़र आता है, इन महज़ब शहरों में पढ़े लिखे लोग, सिग्नल्स के ऊपर मैं पाकिस्तान में आके हैरान परेशान हो जाता हूँ। यानी अगर आप लाल बत्ती पर रुक जाते हैं तो लोग हॉर्न देते हैं कि भाई आप निकलें, इस पर क्यों रुके हुए हैं आप। तो ये जो एक दिन में नहीं होता, ये सदियों के तामुलात होते हैं। किसी कौम का जो फ़िक्री शाकला है वो उसकी इंटेलिजेंशिया और लीडरशिप के रवैयों से वजूद पजीर होता है। फिर इसमें एक बहुत अहम पहलू है गुर्बत का। गुर्बत हमेशा बदअखलाकी के साथ जुड़ी होती है। जब तक आपके माशी हालात दुरुस्त नहीं होते, उमूमी सतह पे माशरे के, माशरा कभी भी उससे आगे बढ़कर जो लोगों के हुकूक और तकाज़े उनको देखता ही नहीं। तो हमारे इस खित्ते के अंदर जिस दर्जे की गुर्बत रही, इस सब के पस मंज़र में अगर आप लोगों के रवैयों का जायज़ा लें और फिर उससे आगे बढ़कर जो मजहबी लोग हैं, जो दानिश्वर हैं, जो उलमा हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका तो नज़रिया ये होना चाहिए था कि लोगों को इखलाक की तालीम दें जो मज़हब लेकर आया है। उन्होंने किस चीज़ की तालीम दी? इनकलाब की, तखरीब की और मुल्कों के अंदर हुकूमत बनाने की। भाई हम हुकूमत, इकामत दीन और जिहाद और ये सब चीज़ें, तो इस सब के बाद वो नहीं हो सकता जिसकी हम तवक्को करते हैं। तो आप तो जानवरों के बारे में हज़ीन हैं, जानवरों के बारे में गमज़दा हैं, मैं इंसानों के बारे में गमज़दा हूँ। यानी हमारे मुल्कों के अंदर आप ये देखिए कि हमारे यहाँ किसी शख्स की इज़्ज़त, उसकी तौक़ीर, उसकी हशमत, उसकी लियाक़त, इसका एहतराम, हमारे यहाँ जिस कदर बेहतरामी से आप निचले तबक़ात के साथ मामलात करते हैं। आप बड़े बड़े दानिश्वरों को मैंने देखा है, आप उनके घरों पे जाएं, जिस अंदाज़ और लबो लहजे से वो अपने मुलाजमीन से बात करते हैं, जानवरों से भी बदतर मामला उन्होंने रखा होता है। जिस जगह पर हमारा तसर्रुफ़ होता है वहाँ पर हम इंसानों को इंसान नहीं समझते। आप दफ्तरों में देखें, यूनिवर्सिटीज़ में देखें, आप बड़े बड़े कॉरपोरेशन और इदारों में देखें, तो इंसान कहता है कि इससे बेहतर मैं जानवर होता, कि इंसानों की हशमत और तौक़ीर चली गई है। इससे आगे बढ़कर हमारे यहाँ अदब और जिसको आप कहते हैं ना हिस्से जमालियात, इंसान का जो सबसे बड़ा ज़र्फ़ है जो अल्लाह ने उसको दिया, अखलाकी वजूद है, अक़ली वजूद है जिससे वो सही और गलत की तमीज़ कर, तो हिस्से जमालियात है। हिस्से जमालियात का खात्मा हुआ। मुझे एक ज़माने में एक सर्वे करने का मौका मिला अपने तौर पर, वो लोग जो शिद्दत पसंदी की तरफ माइल होते हैं, तो मैंने ये देखा कि उनमें से कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं था इसको शायरी से मोहब्बत हो, जमालियात से, इसको अदब से मोहब्बत हो। तो जिस शख्स को फूल की पत्ती की मासूमियत मुतासर ना कर सके, उसे किसी इंसान का खून कैसे मुतासर करेगा। तो हमारे माशरे में ये जो आपको नज़र आता है, कानून शिकनी तो है ही है, लेकिन कानून की तरजीहात भी कब बनेंगी वो कि आप इस तरह से जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ करें, उस वक़्त जब आपके माशरे में तालीम आम होगी, जब माशरा ठहरेगा। ये सब चीज़ें स्टेबिलिटी के साथ आती हैं। इस मुल्क में 2-3 दिन इस्तेहकाम के नहीं गुजरते। बिल्कुल, जब इस्तेहकाम के नहीं गुजरते तो आप मुझे बताएं कौन सोचेगा। एक सर्वाइवल मोड सा लगा हुआ है और उसके अंदर हम हैं। हमजा साहब, आप गिलगित बल्तिस्तान जाते रहते होंगे, देखिए कि पूरी रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से कैसे डिफरेंट है कि मारफो जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, लेकिन दुनिया में ये वाहिद जगह है गिलगित बल्तिस्तान और जहाँ पे एंडेंजर्ड उससे निकल आया। उसकी वजह यह है कि कम्युनिटी का किरदार उसमें बड़ा अहम था और कम्युनिटी ने भरपूर उसमें किरदार अदा किया। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप उस जीबी में किसी जगह पे कोई इस तरह का शिकार कर सकें।
ये बाकी में कैसे कोई कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता? बाकी पाकिस्तान में ऐसा ही है। बहुत ही बाशऊर, बहुत ही ज़्यादा हसास, बहुत ही ज़्यादा हर मामले में देखें ना, जैसे सफाई से लेके ज़िंदगी के बारे में एक उनकी जो राय, एक आउटलुक है, इट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। वो एक जगह लगती ही नहीं है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा। आप सही कह रहे हैं, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तरबियत ऐसे लगता है कि उनकी हुई है। और छोटा सा जुमला सिर्फ ऐड करने दें, बच्चों के साथ मैं या किसी के साथ एज अ गाइड जाता हूँ तो मैं अमूमी तौर पे एक वहाँ पे सोशल एक्सपेरिमेंट इसको कह लें कि मैं उनको कहता हूँ कि अच्छा यार अब देखना कि लोकल हुंजाई या लोकल नगर का बंदा, मैं एक हरकत करने लगा हूँ, एक बच्चा क्या करेगा। तो कोई भी कीड़ा अगर चल रहा है, कीड़ा, और आप उठे और आप कहेंगे हो ये कीड़ा ये है, आप जूती उतारे मैं मारने लगा हूँ, लोकल जीबी का होगा तो वो एकदम आगे उसको कहेगा नहीं 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 ये कुछ नहीं कहता, ये कुछ नहीं कहता। ये लोकल सेंसिटाइजेशन बच्चों के लेवल पे है। एब्सोल्युटली। इसकी देखें, एक तो मैं मज़हब की बात बताऊं कि हमारा मज़हब ही अक्सर हमारे लोग जब इन मामलों में इनसेंसिटिव होते हैं तो वो एक्सक्यूज़ ये आगे से देते हैं कि देखें इतने बड़े बड़े मसले हैं जी मुल्क के, गुर्बत है, जुल्म है, आपको जानवरों की और दरख्तों की पड़ी हुई है। लेकिन आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार फरमाया, लेकिन उस वक्त की आप सोचें जंगो जदाल भी चल रहा है, ट्राइबल वॉरफेयर्स भी चल रही हैं, एक मतलब तो फिर भी चलें कुछ कानून शानून है, उससे कुछ भी नहीं होता था। हाँ जी। उन मौक़ों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, और ये हसन भाई तस्दीक कर सकते हैं इसकी, कि अगर किसी मोमिन ने चिड़िया या उससे बड़े जानवर को बग़ैर किसी रीज़न के, यानी आपको वो ख़तरा है या इस तरह, अगर उसको मारा या नुकसान पहुँचाया या अजियत दी तो उससे सवाल पूछा जाएगा क़यामत के दिन कि तुमने ये क्यों किया था। जानवरों को बांधने के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार फरमाया कि जिसने बिला ज़रूरत जानवरों को बांध के रखा, अजियत दी, उनसे अल्लाह क़यामत के दिन पुरसिश करेगा। तो देखें उस माशरे में जो ट्राइबल कट थ्रोट वॉरफेयर चल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस इखलाकियात का मुजाहरा करें, जानवरों के हकूक़ का पूरा एक बाब है, नहीं पूरा एक, और वहाँ पे हमारे से ज़्यादा टर्बुलेंट सिचुएशन मौजूद थी। तो मज़हब तो हमें किसी और मकाम पे खड़ा करता है हसासियत के बारे में फॉर एवरी लिविंग क्रीचर। लेकिन तरबियत यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। हसन भाई ने बहुत राइटली कहा, और इस बात को ना बड़ा ईजी लिया जाता है क्योंकि इंडिविजुअल तरबियत को बड़ी सेंसेशनल गुफ्तगू नहीं होती, एक बड़ी बोरिंग गुफ्तगू होती है, इसलिए उसको अहमियत नहीं दी जाती। हमारा एज ही राइटली पॉइंटेड आउट कि मुल्की कैरेक्टर ये बन चुका है पिछले को 30-40 साल से शायद, कि इनफरादी तरबियत इतना मैटर नहीं करती, कोई ऊपर निज़ाम है जो आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई एक लीडर है जो आएगा सब ठीक हो जाएगा सारा, और इस्लाम शायद ये टीच करता है, इसलिए सारा फोकस चला गया वो किसी निज़ाम को लाने में, और इंडिविजुअल तरबियत हमने पसे पुश डाल दी। हालांकि असल जो चेंज आता है वो इंडिविजुअल तरबियत से आता है, ये एक यूनिवर्सली मानी हुई हकीकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जैसे हम माशरे को आइडियलाइज़ करते हैं, वो कि ऐसे तो नहीं हुआ था कि नीचे सारे लोग अखलाकी तौर पे जो है पस्ती में थे और एक निज़ाम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और सब ठीक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की लोगों की, जब अच्छे लोग उस माशरे में ज़्यादा हो गए तो वो खुद ही माशरा अच्छा हो गया। गिलगित बल्दिस्तान में अभी भी मैंने नोटिस किया, चाहे आप उनके स्कूल्स में, आपने तो देखा होगा, आपने रहे काफ़ी, उनके स्कूल्स में, उनके घरों में तरबियत वहाँ भी इंडिविजुअल्स और अशखास की तरबियत होती है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारा कैरेक्टर ही बन गया कि इंडिविजुअल तरबियत को हमने लेट गो कर दिया, जिसका नतीजा आज हम अपने सामने दिख रहे हैं। यकीन जाने अगर इंडिविजुअल तरबियत पे हम ना आए, आई थिंक आई स्पीक फॉर ऑल ऑफ अस, आप कोई भी निज़ाम ले आए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हसन भाई आखिर पे सिर्फ ये अर्ज़ कर दीजिए कि ये जो आप देखते हैं कि दो तरह से, मतलब शिकार के वाले से दो चीज़ें हैं, कि एक ये है कि आप शौकिया करते हैं और एक ये है कि आपको भूख है। अच्छा, ये कुछ साइंस की तरक्की और पिछले 40-50 सालों में भूख काफ़ी हद तक कुछ एड्रेस भी हुई है, और फलों की एक फरावानी और अनाज की, और ये चीज़ें हम देख रहे हैं। इसमें कोई गुंजाइश निकलती है शौक की? जी कि बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं एक सिर्फ तबसरा करूँ, जीबी से मुझे भी बड़ी मोहब्बत है और मेरे बचपन के बहुत सारे दोस्त जीबी के हैं। आपको जो एक बहुत बड़ा वहाँ पे फ़र्क नज़र आता है ना, उसकी वजह उनकी फितरत से क़ुर्बत भी है। वो इकबाल ने कहा ना कि फितरत के उसूलों की करता है निगहबानी, ये बंदा है सहराई, ये मर्द कोहिस्तानी। तो ये कंक्रीट के जंगलों में जब आप इंसान को बंद कर देते हैं ना, जिनको फितरत से कोई लगाव नहीं होता, पता ही नहीं तो उनके यहाँ ये एहसास भी नहीं पैदा होता। सही। वो क़ुरतुल ऐन आपा का शेर है, बम्बई में वो रहती थी, तो उन्होंने लिखा है कि ऊंची इमारतों से मका मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तो हम जिस जगह पे रहते हैं, आप देखिए हमारे यहाँ कभी किसी बच्चे को हमने कहा हो यार तुम ये पौधा उगाओ, इसकी खूबसूरती ये बढ़ेगा, फिर उसकी हिफाजत करो, तो हमारे क्रिएचर की कोई हिफाजत का जज्बा ही नहीं है। आपने सवाल पूछा है, शिकार खेलना ममनू है, शिकार करना जायज़ है।
अच्छा, बस बात ही खत्म हो गई। शिकार खेलना ममनू है। कितना आपने आसानी से और कितनी खूबसूरती से बिल्कुल। और ये जितना भी इस वक्त, इसका मतलब है जितना शिकार किया जा रहा है वो क्योंकि भूख की वजह से नहीं किया जा रहा है, इमीडिएट जरूरत नहीं है, वो शौकिया किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, हुंजा की अगर हम मिसाल लें या गिलगित बल्तिस्तान की मिसाल वो एक उसको मैं यूनिवर्सिटी का दर्जा देता हूँ कि जितना टूरिस्ट जाता है मेरा बड़ा दिल करता है कि वहाँ से वो सीख के आएँ। वहाँ पे उन्होंने एक नया ट्रेंड ये शुरू किया कि उन्होंने वो पौधे लगाना शुरू कर दिए इस तरह के आपके बच्चों के नाम, और हर बच्चा वो गांव के जितनी नहीं आपके बर्थडे है कोई भी इवेंट, वो बच्चों के नाम का पौधा वो करते करते हज़ारों पौधे तो उन्होंने सिर्फ इस हवाले से लगाए। और इसके अलावा अगर आप उनकी डिफरेंट यानी बहुत सारी चीज़ें देखें, बहुत सारी जगह देखें तो वो बहुत कुछ वहाँ पे सीखने के लिए आपके पास आपके लिए बहुत कुछ है। जब भी आप एज ए टूरिस्ट जाएँ तो पहाड़ खूबसूरत होते हैं, ज़रूर देखिए, लेकिन वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है उसके साथ इंटरेक्शन कीजिए और उनसे बहुत कुछ सीख के आइए। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक रवैया मैंने वहाँ पे नोट किया है कि हम वहाँ कुछ सिखाने जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कोई ऐसा पोटेंशियल है कि हम वहाँ पे कुछ सिखाएं। अगर सिखाएंगे तो कोई इतना अच्छा नहीं सिखाएंगे, बेहतर है वहाँ से सीख के आए। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। क्रिकेट की बात ना करें तो शो अधूरा अधूरा सा फील होता है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का जो दूसरा मार्का है आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा और रावलपिंडी में खेले गए पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त दी है और सीरीज में 1-0 की बढ़तरी भी अब उनको हासिल हो गई है। अब लाहौर की तारीखी मैदान में ग्रीन शर्ट्स के पास सुनहरी मौका है कि वो जीत कर सीरीज बराबर कर दें, जबकि अगर प्रोटीज जीतती हैं तो फिर ये फैसला कुन बढ़तरी होगी उनकी। अगर हम हालिया कारकर्दगी पर नजर डालें तो दोनों टीमों के दरमियान पिछले 5 T20 मुकाबलों में जनूबी अफ्रीका ने 3 और पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते हैं और माजी में बड़ी बड़ी टीमों को हराने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मयार अब ये आ गया है, आसमान से जमीन पर गिर गया है। हालिया चंद सालों की कारकर्दगी अगर आपको बताएं तो ग्रीन शर्ट सिर्फ छोटी टीमों का शिकार करते हुए नजर आ रही है, बड़ी टीमों से जीतना ही भूल गई है और टॉप टीमों के खिलाफ खेले गए गुज़िश्ता 25 मैचों में सिर्फ एक ही जीत मिल सकी है उन्हें। 24 मैचों में शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ा है और न्यूजीलैंड हो या इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जनूबी अफ्रीका या फिर रिवायती हरीफ भारत, हालिया आदाद शुमार देखे जाएं तो हमें सिर्फ एक ही फतह दिखाई देती है। जनूबी अफ्रीका अपनी पूरी ताकत के साथ ए या बी टीम खिलाए, नतीजा 0/0 ही निकलता है। अब देखना यह है कि आज कज़ाफ़ी स्टेडियम का ये मैच किसके हक में जाता है, क्या पाकिस्तान वापसी करेगा या जनूबी अफ्रीका सीरीज अपने नाम करेगा। इसी पर हमने बात करनी है। मैं ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम अब्दुल माजिद भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग हिना अली। उम्मीद है कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरेगा। ये बताएं कि आप दोनों मैच देखने आज जा रहे हैं या नहीं? उम्मीद तो पूरी है भट्टी साहब, लेकिन डर ही लगता है कि वो बस डिसअपॉइंट ना हो जाए। वो क्रिकेट शायकीन के दिल भी बड़े कमजोर होते हैं ना। अभी विश किया ना हमें वीकेंड अच्छा बुरा हो जाएगा फिर आप हमें जाने का ना कहें। अच्छा भट्टी साहब क्या कहेंगे? तेरे वादे पे एतबार किया। हाँ, सही बात है। अच्छा, चांस हमारे पास यही है, आज का मैच ही है। क्या लगता है आपको पहली शिकस्त का जो दबाव है वो होगा हमारी टीम पे? देखिए, हम लोग होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं और जिस तरह अभी इंट्रो में आप कह रहे थे कि हमारा होम ग्राउंड पे तो रिकॉर्ड अच्छा खासा है। अभी कुछ महीने पहले बांग्लादेश की टीम आई थी, जाहिर है बांग्लादेश की टीम भी जो टॉप रैंक टीम है दुनिया की, उनमें उसका शुमार नहीं होता। पाकिस्तान ने लाहौर में 3 मैच जीते थे, लेकिन मेरा ख्याल अब T20 वर्ल्ड कप जो है अब बिल्कुल कोने पे आ गया। तकरीबन कोई 2.25 महीने T20 वर्ल्ड कप के शुरू होने में बाकी हैं। पाकिस्तान ने जो एक अपना कारतूस था बाबर आजम, उसको भी इस्तेमाल करके देख लिया। पहले मैच में वो 2 गेंदों पर 0 पर आउट हो गए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जीतना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जो मैं पढ़ रहा था कि आज और कल फ्राइडे और सैटरडे को दोनों मैचेस में लाहौर में सोल्ड आउट है कज़ाफ़ी स्टेडियम। तो इसका मतलब है कि लोग अभी भी पाकिस्तान टीम को बैक कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स जो लाखों रुपए महीने के कमाते हैं, जाहिर है पैसा उन्हीं की वजह से आ रहा है, उनको मिलना चाहिए, लेकिन उसके एवज वो पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दे रहे हैं? बाबर आजम 300 तकरीबन इंटरनेशनल मैचेस हैं, उनका तजर्बा है। रोहित शर्मा का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा T20 रन बनाने का, उससे 9 रन की दूरी पर है। लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम को आज एक बड़ी इनिंग्स खेलना पड़ेगी जो उनका मकाम और मर्तबा है। और फिर लाहौर से उनका ताल्लुक है, होम ग्राउंड पर वो खेल रहे हैं।
कमबैक के बाद पहले मैच में वो सेफर पर आउट हुए। तो मेरे ख्याल में आज लोगों की तमाम तर तवज्जो जो है वो बाबर आजम पर होगी। अगर बाबर आजम बड़ी इनिंग्स खेलेंगे तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान जीत सकता है। नहीं तो भट्टी साहब, अगर बाबर आजम को निकाल दिया जाता है तो पीछे क्या रहता है? और आपको पता है कि हमें अभी बैटिंग लाइनअप का बहुत इशू चल रहा है, लेकिन जब बाबर की क़यादत में टीम थी तो हमें कम से कम ओपनिंग का तो हमें कोई मसला नहीं था। हमें पता था बाबर रिजवान आएंगे, कुछ स्कोर करेंगे और फिर बाकी हम डिपेंडेंट थे कि जो बाकी हमारा लाइनअप था वो कुछ करेगा तो हम मैच जीत सकते हैं। लेकिन इस वक्त तो आवे का आवा ही बिगड़ गया। देखिए, बाबर आजम को सबसे पहले तो मेरी ये तजवीज है कि बाबर आजम ने अपना जो तकरीबन 128-129 जो T20 इंटरनेशनल है, ज्यादातर वो एज ए ओपनर खेले। तो बाबर आजम को साइम अयूब की जगह ओपन करवाना चाहिए। साइम अयूब को आप नंबर 3 पर लेकर आए। लेकिन पाकिस्तान की जाहिर है क्रिकेट तो टीम गेम है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस तो कभी कभार आती है, तो बाकी 10 लड़कों को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा नाम जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है वो है कप्तान सलमान अली आगा। कहते हैं कि कप्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सलमान अली आगा बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। बॉलिंग में भी पिछले मैच में शायद उन्होंने 1 ओवर करवाया था, 13 रन दिए थे। फिर कप्तानी में जहां क्रंच मोमेंट्स आते हैं मैच के, वहां पर वो कप्तानी अच्छी नहीं करते। पिछले मैच में देखे फहीम अशरफ खेले, 8वें नंबर पर उनको बैटिंग आई, बॉलिंग उनको दी नहीं गई। तो कप्तान को ना हर वक्त ग्राउंड में अलर्ट रहना पड़ता है। ये तो बात है। साइम अयूब बैटिंग में मुसलसल फेल हो रहे हैं अपनी बॉलिंग की वजह से, टीम में खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम को देखिए, बॉलर को फिर बॉलर की जगह पे खिलाना चाहिए ना, बैट्समैन की जगह पे क्यों खिला रहे हो, उससे ओपन क्यों करवा रहे हैं? और दूसरा ये कि हमारे कप्तान की अगर बात करें तो कप्तान की कप्तानी को अगर निकाल दिया जाए तो फिर तो टीम में भी जगह नहीं बनेगी। बिल्कुल अली, ऐसे ही है। तो भट्टी साहब आगे एक मेरा भी पॉइंट ऐड कर ले। आगे फिर देख रहे हैं जिस तरह से खबरें चल रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी को मिल जाएगी कप्तानी, ये भी तो आप देख रहे हैं कि सलमान अली आगा को हटा के उन्हें कप्तानी दे दी जाएगी। देखो है ना, पाकिस्तान में जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करने लगता है ना उसको हम कप्तान बना देते हैं। जिस तरह अभी शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप और उससे पहले ट्रायंगुलर टूर्नामेंट, फिर साउथ अफ्रीका का जो पहला टेस्ट मैच था उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अचानक उनको हमने वनडे का कप्तान बना दिया। अरे भाई, प्लेयर परफॉर्म करने लगा है तो मेरे ख्याल में अभी कप्तान का मसला वर्ल्ड कप तक छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा था कि हमारे पास अब्दुल समद एक बड़े अच्छे यंगस्टर मौजूद है। पहले जो अली ने बड़ा वैलिड पॉइंट कहा कि बाबर को की जगह एक बॉलर को कम किया जाए और किसी और को बाहर से लाया जाए, क्योंकि बॉलिंग में बहुत ज्यादा ऑप्शन में भी कई दफा कप्तान कंफ्यूज हो जाते हैं। अब्दुल समद हमारे पास बाहर बैठे हुए यंगस्टर हैं, बड़े हार्ड हिटिंग बैटिंग करते हैं, उनको खिलाना चाहिए। उस्मान तारिक एक हमारे बड़े जबरदस्त स्पिनर हैं, कैरिबियन लीग की परफॉर्मेंस पर आए, लेकिन मेरे ख्याल में अबरार को हम रेस्ट दे दें, उस्मान को खिला लें। लेकिन जो सबसे अली एक बड़ा हैरत अंगेज और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मोहम्मद वसीम जूनियर पिछले 11 मैचेस में, अगर आज का मैच भी शामिल कर लेंगे, 12 मैचेस होंगे वो बेंच पर बैठे में, ग्राउंड में नहीं खेल रहे। अरे भाई, अगर जॉय रेड के लिए आप टीम के साथ लेके चल रहे हैं तो ये मुनासिब नहीं है। अगर मोहम्मद वसीम में फड़क है, वो बॉलिंग कर सकते हैं, तो उनको ग्राउंड में उतारे, नसीम शाह को आराम दें या शाहीन शाह को आराम दें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए चले, उम्मीद करते हैं भट्टी साहब टीम को जीतना बिल्कुल जीतना चाहिए, क्राउड के लिए, शायकीन के लिए और हमारे लिए, पाकिस्तान का नाम सरबुलंद करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का अच्छा काम था जो कि अब तनज़ली का शिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, हमें स्पोर्ट्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्रिकेट की खासकर बता रहे थे। और ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो हम तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं उसमें हम सीरियस नौयत की तब्दीलियाँ नहीं लेकर आ रहे हैं। जो इंतज़ामिया जिस तरह लाइटली ले रही है इसको, उसी तरह से बैट्समैन लाइटली ले रहे हैं बैटिंग को, बॉलर लाइटली ले रहे हैं बॉलिंग को, तो जनाब कप्तान भी लाइटली ले रहे हैं कप्तानी को। सबको सीरियस हो जाना चाहिए। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पंजाब हुकूमत की खवातीन के लिए पिंक वैन सर्विस के बारे में हमें बताएंगी उफैरा फैज, सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। आइए देखते हैं।
पंजाब हुकूमत की एक नई पहल, अब खवातीन के लिए मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट का आगाज़ कर दिया गया है। अब खवातीन को FIR के इंदराज या लाइसेंस के सिलसिले में थानों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ एक कॉल पर ये मोबाइल वैन आपकी दहलीज पर पहुंचकर आपको तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। अब सवाल ये है कि क्या इस इनिशिएटिव से पुलिस पर आवाम का एतमाद बहाल होगा और पंजाब के किन किन शहरों में ये सर्विस मौजूद है, इस बारे में मज़ीद जानेंगे आज के इस सेगमेंट में। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद वकास नज़ीर साहब मौजूद हैं, एडिशनल IG ट्रैफिक पुलिस पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट, इसके आगाज़ की बुनियादी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इनिशिएटिव का जो बुनियादी मकसद है वो लाइसेंसिंग की सहूलियात और पुलिस स्टेशन की सहूलियात लोगों के डोर स्टेप तक फ्राहम करना है, क्योंकि हमें अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस इस वजह से नहीं बनवा सकते कि उनके लिए हमारे लाइसेंसिंग सेंटर में जाना मुश्किल है। इनिशियली हमने अर्बन सेंटर्स में अपने जो लाइसेंसिंग सेंटर्स थे उनको 24/7 कर दिया, तो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए और पुलिसिंग की सारी सहूलत उनके डोर स्टेप पे पहुंचाने के लिए लाइसेंसिंग वैन का आइडिया आया। CM पंजाब का ख्याल था कि जब हम इतने बड़े पैमाने पे इनिशिएटिव ले रहे हैं तो इसको एक कम्प्रीहेंसिव पैकेज बनाया जाए। तो उसके बाद हमने जो हमारे फ्रंट डेस्क की सहूलियात हैं, जो पुलिस स्टेशन में कोई भी शहरी जाता है तो जो वो सहूलियात वहाँ पे हासिल कर सकता है, मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त से लेके, गुमशुदगी की दरख्वास्त से लेके, टेनेंट रजिस्ट्रेशन से लेके, वो तमाम सहूलियात जो फ्रंट डेस्क पे मिलती हैं वो भी इस गाड़ी में ऐड कर। ठीक है, अभी जो मैंने अपने ऑडियंस को दिखाया वो पिंक वैन है, तो मुझे ये बताएं कि इस इनिशिएटिव को किस तरीके से डिवाइड किया गया है? जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे कि 20% वैन्स जो हैं वो पिंक हैं। पिंक वैन्स जो हैं वो वेमेन स्पेसिफिक हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ख़वातीन को फैसिलिटेट करके हम एक तरह से उन्हें इकनॉमिकली एम्पावर कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी बच्चियाँ और बहनें जो हैं वो तालीमी इदारों तक इसलिए नहीं पहुंच सकती कि उनको घर से वहाँ पे ले जाने और वापस लाने के लिए घर का कोई मेल मेंबर अवेलेबल नहीं है। तो अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस लेके गवर्नमेंट के बेशुमार जो ख़वातीन स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ हैं उनसे फ़ायदा उठाकर अपने लिए कोई सवारी हासिल कर लेती हैं, तो उनका ये बहुत बड़ा जो मसला है वो हल हो जाता है और वो अपनी प्राइवेसी के साथ, अपनी एक सहूलत के साथ अपने काम की जगह पर आ सकती हैं और जा सकती हैं। दैट इज़ वाई हमने 20% वैन्स जो हैं वो वेमेन ओनली रखी हैं, जो कि ख़वातीन के तालीमी इदारों में, ख़वातीन के वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और ऐसी तमाम फैक्ट्रियों में, ऐसे तमाम लोकेलिटीज़ में जहाँ ख़वातीन काम करती हैं वहाँ जाएंगी और उन ख़वातीन को लाइसेंस बनाकर ड्राइविंग की एक सहूलत फ्राहम करके उनको एक तरह से इकनॉमिकली एम्पावर करें। मुझे बताइएगा इस वैन के विज़िट करने का स्केड्यूल क्या है? क्या इलाके में पहले बता दिया जाता है कि कल इस वक्त ये वैन वहाँ पर मौजूद होगी ताकि जितने भी लोकल लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें? इसका जो स्केड्यूल है वो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा जिस इलाके में जिस रोज़ जिस टाइम पे जाना है उसकी जो अनाउंसमेंट है वो उस इलाके में लोकली भी करवा दी जाती है कि कल आपके इलाके में इस वक्त इस टाइम पे और इस स्पेसिफिक मुकाम के ऊपर लाइसेंसिंग वैन एंड मोबाइल पुलिस स्टेशन आएगा, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और मीडिया के तवस्सुत से भी हम ये बार बार रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों तक। हमारा ये ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सहूलत से आगाह होकर इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है सर, ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो पुलिस तक जो है वो ईज़िली रीच आउट नहीं कर सकती। एक झिझक है, एक डर है कि क्योंकि थाने का जो सिस्टम होता है वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा वुमेन फ्रेंडली नहीं होता। तो मुझे बताएं क्या इस इनिशिएटिव के थ्रू वो एतमाद दोबारा से बहाल हो पाएगा? जो हमारी पिंक वैन्स हैं उसमें हमारा सारे का सारा स्टाफ, वो लाइसेंसिंग का जो स्टाफ है, जो हमारा फ्रंट डेस्क का स्टाफ है, इवन जो इंचार्ज है वो सारे फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं। ठीक है। सो दूसरी उसमें ये है कि वो आपकी अपनी एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जांपल किसी गर्ल्स कॉलेज में, किसी वुमेन यूनिवर्सिटी के
प्रेमिसेस के अंदर जाके पार्क होती है तो आपको एनवायरनमेंट और एम्बियंस भी फ्रेंडली लगता है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इसकी वजह से वो एक जो झिझक है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पुलिस स्टेशंस को फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए पंजाब पुलिस ने बड़े पैमाने पे इनिशिएटिव्स लिए हैं। जो हमारे फ्रंट डेस्क हैं उन पे हमारी एक लेडी स्टेशन असिस्टेंट लाजमी मौजूद होती है ताकि अगर ख़वातीन जाएं तो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें, क्योंकि डिस्ट्रेस में जाते हैं पुलिस स्टेशन में लोग, पहले ही किसी मुसीबत में होते हैं, तो वहाँ पे ये एक छोटा सा सहारा भी उनके लिए आसानी का बायस बनता है। मुझे ये बताइएगा कि लाइसेंस का जो अमल है उसमें शफाफियत को जो है वो किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा इस मोबाइल यूनिट में? जो हमारे लाइसेंसिंग का यूनिट है ये बेसिकली उन्हीं ड्रिल्स को फॉलो करता है जो ऑलरेडी हम अपने टेस्टिंग सेंटर्स में फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। उसमें हम बतदरीज बेहतरी ला रहे हैं। हमारा जो लर्नर परमिट से लेके ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने तक का सारा प्रोसेस जो है वो तकरीबन ऑटोमेट हो चुका है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम का तमाम प्रोसेस जो है ना सिर्फ स्टैंडर्डाइज हो जाए बल्कि ट्रांसपेरेंट भी हो जाए। और एक और हमारा इनिशिएटिव जो है वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए AI पावर्ड व्हीकल का जो है इस्तेमाल है, व्हीकल वो हम डेवलप कर चुके हैं, अब टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजर रही है। उसके बाद ये शिकायत दूर हो जाएगी कि जी मैंने बड़ी अच्छी गाड़ी चलाई थी, मुझे फ़ेल कर दिया गया और फलां गाड़ी चलाए बगैर पास हो गया। सीख के गाड़ी चलाना हमारी अपनी ज़िंदगी के लिए भी और दूसरों की ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। तो जो हमारा तरबियत का निज़ाम है उसमें एक ये भी इंग्रेडिएंट लाने की ज़रूरत है कि जहाँ हम दूसरों का एहतराम करना सीखें, दूसरों की स्पेस में इंट्रूड ना करने की आदत डेवलप करें, वहाँ पे शॉर्टकट्स भी बहुत ज़्यादा ना ढूंढें, शॉर्टकट लेने से भी गुरेज करें। सर मुझे ये बताइएगा, इस वक्त हम वैन में मौजूद हैं तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्या इस वैन में खिदमत मरकज़ में जितनी भी सहूलियात दी जाती हैं वो मौजूद है? जो आपके बराबर पे हमारा डेस्क है, यहाँ पे हम वो तमाम फैसिलिटीज़ देते हैं जो हमारे फ्रंट डेस्क के ऊपर हैं। ठीक है। दैट इज़ पुलिस स्टेशन की खिदमात प्लस कुछ खिदमात जो खिदमत मरकज़ में भी फराहम की जाती हैं। सो दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ खिदमत मरकज़ प्लस पुलिस स्टेशन। ये वाला डेस्क। ठीक है। और जो ये वाला डेस्क है जो मेरे बराबर है, यहाँ पे हम वो तमाम सहूलियात जो हैं वो ऑफ़र करते हैं जो हमारे लाइसेंसिंग सेंटर में हैं। यानी आप यहाँ पे लर्नर परमिट बनवा सकते हैं, रेगुलर लाइसेंस बनवा सकते हैं, अपना लाइसेंस रीन्यू करा सकते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा सकते हैं। तमाम वो सहूलियात जो हैं वो आपको इस वैन के अंदर मौजूद हैं। इस वैन में टोटल कितनी ऑफिसर्स जो हैं वो मौजूद होती हैं? 4 ऑफिसर्स जो हैं वो 4 हमारे जो टर्मिनल्स हैं उनके ऊपर हैं और 1 ऑफिसर इनकी इंचार्ज हैं और 1 ड्राइवर। आने वाले दिनों में इस वैन में, इस इनिशिएटिव में क्या मज़ीद चीज़ें हैं जिनको ऐड ऑन किया जा सकता है? इनिशियली तो हम इसके साथ जो है ड्राइविंग टेस्टिंग फैसिलिटी दे रहे हैं। हम स्टेट ऑफ आर्ट जो हमारी गाड़ियां हैं जो AI पावर्ड हैं वो इसमें ऐड करेंगे। और फिर स्पेसिफिकली ख़वातीन की जो पिंक वैन्स हैं इनके साथ हम अपना ड्राइविंग स्कूल का जो पैराफर्नेलिया है वो भी अटैच करना चाहेंगे, सो दैट कि अगर ये वैन किसी गर्ल्स कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाती है तो वहाँ पे जिन लोगों को ड्राइविंग आती है वो ड्राइविंग टेस्ट दे के अपना लाइसेंस हासिल कर लें, जिनको ड्राइविंग नहीं आती वो ड्राइविंग सीख लें। तो जो ड्राइविंग स्कूल की फैसिलिटी भी फ्यूचर में हम इसमें ऐड करने का इरादा रखते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीबा। मुनीबा, मुझे ये बताएं कि आप इस मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट में काम कर रही हैं, तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? क्या किसी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा आपको? मैम ऑल ओवर द एक्सपीरियंस इज़ रियली ग्रेट। जब से हम इसमें काम कर रहे हैं आई डोंट थिंक सो हमें कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ा है। एक्चुअली दिस वैन इज़ स्पेशली फॉर द वुमेन्स ऑन देयर डोर, सो उस पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है एंड आई डोंट थिंक कोई भी डिफ़िकल्टी है। हम इजी माहौल में रिलैक्स काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब डोर टू डोर ये सर्विस देने के लिए डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में जाते हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा होता है? लोगों का रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव होता है। सब इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हमारे तक लाते हैं, हम उनके सोल्यूशंस देते हैं उनको। ठीक है, थैंक यू सो मच।
अमूमन ऐसा हम देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो थोड़ा सा हेजिटेट फील करती हैं, क्योंकि जो पुलिस स्टेशन का एक एनवायरनमेंट होता है और कल्चर होता है वहाँ जाने से। जब वो ख़वातीन आपके पास यहाँ पर आती हैं और वो देखती हैं कि यहाँ पर तमाम तर जो ऑफिसर्स हैं जो डील करने के लिए बैठे हैं फ्रंट डेस्क पे, वो तमाम तर फीमेल्स हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स होता है उनका और डेली बेसिस पे कितनी क्वेरीज को आप लोग डील करते हैं? फीमेल्स हमारे पास आती हैं, जब हम उनके पास जाते हैं उनके डोर स्टेप पे, तो जब विज़िट करती हैं वैन में, तो वो एकदम से वैसे तो सरप्राइज होती हैं और हैप्पी भी होती हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव है कि फीमेल्स टू फीमेल्स सर्विसेज है कि उनको पुलिस स्टेशन में जाना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे मेल स्टाफ होगा। खासतौर पे फीमेल्स अवॉइड करती हैं और बहुत सारी चीज़ें वो बर्दाश्त कर जाती हैं और कंप्लेन नहीं करती हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम उनके डोर स्टेप पे जा रहे हैं और सारा स्टाफ फीमेल्स है, तो उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है अपने प्रॉब्लम्स को हमारे साथ डिस्कस करना और उनके सोल्यूशंस लेना। जो बातें वो छुपा भी सकती हैं, छुपाना भी चाहती हैं, वो भी हमसे डिस्कस कर लेती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पंजाब हुकूमत का ये मुस्बत कदम यकीनन ख़वातीन की खुद मुख्तारी और सहूलियात की फराहमी के लिए खुश आइंद है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। शो के इख्तिताम पर हमारा फ्लैगशिप शो कारवां सराय, उसके कुछ झलके देखते हैं। कारवां सराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे और रसूल हमजा तोफ का सलाम पहुँचे और इमाम शामिल का सलाम पहुँचे और खुबैब द फाइटर उकाब जो है दागिस्तान का, उसका सलाम पहुँचे और अबू तालिब का सलाम पहुँचे। मैंने अर्ज़ किया था कि इसमें एक मेजर किरदार अबू तालिब का है। बहुत सारी मुख्तलिफ़ हकायतें, रिवायतें उनसे मंसूब की गई हैं कि एक रस्सी जिसमें 3 गिरें बांधी गई थी शामिल के हाथ में दी गई। रस्सी के कोने पर 2 गिरें बहुत पास पास बंधी हुई थी, तीसरी गिरा रस्सी के दूसरे कोने पर थी। उन्होंने एक नज़र डाली, गिरों को देखा, पहली गिरा मेरा वजूद है, दूसरी गिरा मेरी मौत की अलामत, तीसरी और दोनों से बहुत दूर बंधी हुई गिरा उस जगह की अलामत है जहाँ मेरे ख्वाब और मेरे ख्यालात एक दूसरे से मिलते हैं। ये नस्बुल ऐन की अलामत है जिसे हासिल करना मैंने ज़िंदगी का मकसद बनाया। तो रसूल कहते हैं, क्या मैं इस काबिल हो सकूँगा कि दागिस्तान की चोटियों पर एक मामूली सी आग रोशन कर पाऊँ, क्योंकि आवाज़ का मतलब आग होता है। तो अबू तालिब को आवाज़ आई कि ऐ अबू तालिब, क्या अब तुम मेरे गगरे की मुरम्मत नहीं करोगी? उन्होंने मुड़ के देखा तो वह हातमत थी, बूढ़ी, कमज़ोर और बीमार। शायद अब तुम्हें ज़रूर हो गया होगा, होना भी चाहिए, सोवियत के रुकनो हुकूमत का इजाज़ तुम्हारे सीने की जीनत है और तुमने अपने बर्तनों का काम भी छोड़ दिया होगा, मगर ना भूलो ये मैं थी जिसने तुम्हें शायर बना दिया। अगर मैं उस दिन अपना गगरा ठीक कराने तुम्हारे पास ना आती तो तुम आज भी बाज़ार की किसी दुकान पर बैठे लोगों के बर्तनों की मुरम्मत कर रहे होते। और अबू तालिब ने कहा कि हातमत, अगर वाकई तुम में इतनी ताकत है और तुम वाकई लोगों को शायर बना सकती हो तो फिर तुमने अपने पहले शौहर हाजी को शायर क्यों नहीं बना लिया? तुम्हारे नए शौहर मूसा का एक शेर भी लोगों ने नहीं सुना। ये तुम नहीं थी, तुम महज बहाना थी, ये मैं था। झलकियाँ आपने देखी तो ज़रूर कीजिएगा। कारवां सराय में क़याम इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आपको ये कहेंगे कि वीकेंड खूब इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैच है, देखने भी जाइएगा, लेकिन स्मॉग भी है, अपना ख्याल भी रखिएगा। अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा और अवॉइड करें छोटे बच्चों को और बुज़ुर्गों को बाहर लेकर जाने से, क्योंकि आपको नहीं पता कितना नुकसान ये स्मॉग आपको और आपके प्यारों को पहुँचा सकती है। तो आपने इंजॉय भी करना है और एहतियात भी करनी है, क्योंकि इलाज से एहतियात हमेशा बेहतर रहती है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।